बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़ारूक रज़ा। आज हम चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो हम इस बारे में एक बात पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एलिमेंट है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ऐसा एलिमेंट होगा। अच्छा, अब आप इसमें ये देखें, लेट्स सपोज हमने बोहर एटॉमिक मॉडल की बात की थी। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने कहा था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। लेट्स सपोज न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन तक का फासला है उसको हम आर की बात कर लेते हैं। अब इसको हम Ze पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम Ze नेगेटिव से, मतलब कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके दरमियान फासला आर है। तो आप इस चीज में 9-10 में फिजिक्स में पढ़ के आते हैं कॉलम्स लॉ। इसके लिए कॉलम्स लॉ जो है एप्लीकेबल होता है। कॉलम्स लॉ कहता है जी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 और Q2 दो भी चार्ज पार्टिकल हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके दरमियान जो फासला है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम यहाँ इसको इसी तरह रिलेट करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास कोई भी फोर्स है, अब उसमें हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट है Ze है। अब उसमें ई स्क्वायर की बजाय हम पहले यहाँ प्लस लगाएंगे और माइनस। प्लस माइनस का मतलब कैंसिल नहीं है, प्लस का मतलब प्रोटॉन है और नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब इसमें आप देखें हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू कॉलम्स लॉ में होती है 1/4πε0 होती है। तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 और आर स्क्वायर एज इट इज इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास ये ε0 की जो है बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये कॉलम्स लॉ से तरह हमने इक्वेशन ड्राइव की है कि Z कोई भी एटॉमिक नंबर है, कोई एलिमेंट यूज कर रहे हैं, E पॉजिटिव जो है प्रोटॉन है, E नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 4πε0 जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू है, आर स्क्वायर इनके दरमियान जो है वो दरमियानी फासला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप देखें, मैं E को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो Ze स्क्वायर 4πε0 आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग 9-10 में पढ़ के आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ना गिरे, ना ही न्यूक्लियस की गिरफ्त से बाहर जाए। बेसिकली ये इसको डील करता है। तो अगर मैं इसको Fc से रिप्रेजेंट करूं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो Fc क्या होता है, mv स्क्वायर ओवर r, mv स्क्वायर ओवर r। अब मैं इस F की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू Ze स्क्वायर 4πε0 r स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है कि हमारे पास सिर्फ F की जगह मैंने mv स्क्वायर ओवर r जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। अच्छा, अब इसमें जब हमने वैल्यू पुट कर दी है, आप देखें ये r है, इस r से कैंसिल होगा तो वैल्यू आ जाएगी mv स्क्वायर इज इक्वल टू Ze स्क्वायर 4πε0 r। तो अब ये देखें ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, r। तो r आप इधर ले जाएंगे, mv स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, तो r इज इक्वल टू Ze स्क्वायर 4πε0 mv स्क्वायर। तो अब हमारे पास अगर इस इक्वेशन को देखें, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, चार्ज हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर लिया था, पाई की वैल्यू 3.1416 है, ε0 प्रिमिटिविटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, बट जब पता नहीं है तो वेलोसिटी का नहीं पता। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ मौजूद नहीं है। अब इसके लिए हम आगे चलेंगे। अब आप जरा और से देखें, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बोहर के अंदर, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2π। ये मैंने अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो ऑर्बिट कौन सा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2π, उसमें रिवॉल्व कर सकते हैं। अब हमने v की वैल्यू यहां से निकालनी है। v किसके इक्वल होता है, nh ओवर 2πmr। अब यहां क्योंकि v स्क्वायर है, मैं यही इसका स्क्वायर कर लेता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखें आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू nh 2πmr का
होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू जो है हम एज इट इज इसके अंदर पुट करते हैं। अच्छा अगर मैं 1/v स्क्वायर की वैल्यू निकालूं ये उल्ट हो जाएगी, तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये क्यों किया? क्योंकि यहां 1/v की वैल्यू है। अब आप जरा वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। अब आप जरा और से देखिए इक्वेशन 1 क्या है, आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और अब वी स्क्वायर की वैल्यू 1/v स्क्वायर की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अच्छा जो चीज कट रही है उन्हें आप काट दीजिए। अब देखिए इसमें हमारे पास ये 4 कट गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने पाई काट दिया, एप्सिलॉन नॉट नहीं कट रहा है, और m का स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड ई स्क्वायर पाई एम आर स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब यहां आप देखें कि हमारे पास जो है r के साथ ये वैल्यू कट जाएगी, r का स्क्वायर 1 क्या आ जाएगा कि हमारे पास 1 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर पाई एम आर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। ये यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर पाई एम आर। अच्छा अब हमने वैल्यू निकालनी है आर की, तो आर को इधर रखें, बाकी को सबको इधर भेज दें। आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई एम। मुझे पता है क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन अगर हम करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Z की वैल्यू 1। अगर हीलियम ले रहे हैं, हीलियम प्लस, तो यहां Z की वैल्यू क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अच्छा अब आप जरा देखें Z की वैल्यू अगर हम 1 कर दें क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर पाई एम। अच्छा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है, ये इसकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी है, चार्ज की वैल्यू भी है, पाई की वैल्यू भी है, एम की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन है। अच्छा तो हम क्या कहेंगे, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ई स्क्वायर पाई एम और इनटू एन स्क्वायर। इसके मतलब ये तमाम की तमाम कांस्टेंट वैल्यूज है। किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट। तो के किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ई स्क्वायर पाई एम, ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, के इक्वल। तो अब के इंटू एन स्क्वायर, के की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर इनको सबकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये आंसर आता है। तो के की जगह मैं क्या करूंगा, ये आंसर पुट कर दूंगा, R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। अगर मैंने वन ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से फासला निकालना है तो मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगा, सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है तो n की जगह 2 पुट करूंगा, थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो मैं 3 पुट करूंगा। तो मैं सिंपली अगर एक बात करूं, R1 निकालना है मैंने, तो ये 529 इंटू 1 का स्क्वायर, तो अब देखें वही सेम वैल्यू आएगी। अगर हम सिंपली बात ये करें सेकेंड ऑर्बिट की, तो सेकेंड ऑर्बिट जो है 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.529 इंटू 4। मतलब सेकेंड ऑर्बिट 4 टाइम्स ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। इस तरह अगर थर्ड की बात करें तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर जो है, अब इस तरह से हमारे पास अब इसकी वैल्यू आएगी 9, क्योंकि 3 2 सा क्या होगा, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है,
तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड ऑर्बिट जो है वो कितना दूर है फर्स्ट ऑर्बिट के निस्बत, हम कहेंगे 9 टाइम मोर अवे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्बिट का फासला जो है, रेडियस की वैल्यू जो है बेसिकली वो फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक जो है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब इसी के साथ हमारे पास एक नया टॉपिक शुरू होता है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दो तरह की हमारे पास एनर्जी की बात करते हैं हम उसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हम वर्क डन का सहारा लेंगे। वर्क डन क्या होता है? F.dr। अच्छा, F की वैल्यू आपने यहां पढ़ी थी, ये है F की वैल्यू हमारे पास। अब ये पुट करेंगे हम इसी में, W इज इक्वल टू ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू dr। अब मेडिकल के बच्चों को यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन होता है, इंटीग्रेशन, वो हम करते हैं। W क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब मैं जरा इनको एक ही में लिख दूं अगर, dr/r²। यहां हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है ताकि हमारे पास r की वैल्यू जो है वो आ जाए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जो है 0 से इन्फिनिट तक हम यहां लगाएंगे, dr/r²। W इज इक्वल टू ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r1/r। तो आपने इसके अंदर यहां मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली क्या आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है। तो हम यहां पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो मैं इसी फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करूंगा, पुट इन 1, तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी हमने पहले पढ़ा था हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई है? ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा, तो हमारे पास जब हमने इंटीग्रेशन लिए तो वैल्यू हमारे पास आई है -1/r। हमारे पास यहाँ माइनस के साइन पुट कर देंगे हम। वैल्यू जो है हमारे पास क्या है? हाफ mv² की वैल्यू यहाँ से हमने ले लेनी है ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और प्लस माइनस माइनस ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा, अब यहाँ दोनों ही कॉमन नजर आ रहे हैं, आप कॉमन लें यहाँ से, E इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए इसमें हमारे पास ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1/2 -1, क्योंकि यहां से 1/2 बचेगा, यहां से सिर्फ 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉमन आ चुका है। अब देखें E किसके इक्वल होगा? ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहां देखें 2 अगर एलसीएम लें 1 - 2, तो अब देखें हम ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r -1/2। अब इसमें हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो वह आंसर आ जाएगा -ZE², 2 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई है? r की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसमें देखें हमने E की वैल्यू के साथ, अब ये r हमें यहाँ अननोन है, r की वैल्यू यहाँ हमने पुट करनी है। तो r की वैल्यू वही होगी जो हमने पहले जो है वो पुट की थी, हमने निकाली है अभी। क्या होगी r की वैल्यू? r की वैल्यू हमारे पास ये है, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h²। मैं यहां लिख देता हूं, r की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट h² n² ओवर E² पाई m। तो हम ये वैल्यू यहां इसकी जगह पुट कर रहे हैं। अब देखें E इज इक्वल टू -ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट h² n² E² पाई m, ओवर को ओवर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा? E इज इक्वल टू -ZE² E² पाई m
ई स्क्वायर पाई एम ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अब अगर वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस जेड ई का स्क्वायर और ई का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ई का 4 पाई एम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। तमाम वैल्यूज गिवन है और सेम है सिवाय एन के। अब एन जो है वो आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इट्स मीन हमारे पास उसी पहली क्वेश्चन की तरह कि हमने इस सब वैल्यू को कांस्टेंट पुट कर दिया है, इस तमाम वैल्यू को क्या पुट कर दिया हमने, कांस्टेंट पुट कर दिया है और 1 ओवर एन स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल होगा। के है माइनस जेड 4m 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। तो यहां देखें ई आ जाएगा। अब nth ऑर्बिट के लिए यहां ई एन लगा रहे हैं, माइनस के ओवर 1 ओवर एन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें के की कैलकुलेट करने से जो आती है माइनस 2.178 इंटू 10⁻⁻18 और 1 ओवर एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो जाउल पर एटम में आती है। हमने वैल्यू को कन्वर्ट करना है किलो जाउल पर मोल से। अब करते क्या है, हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से और उसको डिवाइड करते हैं पूरी वैल्यू को 1000 से। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी ई एन इज इक्वल टू 13.31 ओवर एन स्क्वायर किलो जाउल पर मोल। तो अब n की वैल्यू आपको ऑर्बिट का बताती है कि फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है, तो आपने 1 पुट कर देंगे। सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है तो आप यहाँ 2 पुट कर देंगे। थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है तो आप यहाँ 3 पुट कर देंगे। अब टू सो ऑन आपके पास यहाँ वैल्यूज जो है वो किलो जॉल पर मोल में आ जाएंगी। अच्छा, ये तो हमने यहाँ तक एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट की डेरिवेशन को हमने देखा। हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में देखा कि अगर कोई 2 ऑर्बिट है उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस को अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला डेल ई क्या होता है, E2 माइनस E1। अच्छा, अब E की वैल्यू यहाँ मौजूद पड़ी है, हमने सिर्फ फर्क जो है वो n पे आएगा। इट्स मीन क्या कि अगर E1 की वैल्यू है वो होगी माइनस जेड E4 पाई एम ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर n1 का स्क्वायर। यहाँ 1 आ रहा है तो n के साथ 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ हम n के साथ क्या लगा देंगे, वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर n2 का स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है डेल ई इज इक्वल टू E2 देखें जी माइनस जेड ई स्क्वायर जेड ई 4 सॉरी पाई एम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस जेड ई की 4 पाई एम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर n1 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ माइनस है यहाँ भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस जेड ई की 4 पाई एम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर n2 का स्क्वायर प्लस जेड ई की 4 पाई एम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर n1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ प्लस वाला है, प्लस वाले को हम लेफ्ट पे लिख लें, माइनस वाले को राइट पे लिख लें। डेल ई इज इक्वल टू जेड ई 4 पाई एम 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर n1 का स्क्वायर माइनस जेड ई 4 पाई एम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h2 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। सारी वैल्यू डिफरेंट है, सिवाय सारी वैल्यू जो है हम कॉमन ले सकते हैं सिवाय इन दोनों के। अच्छा, अब आप देखें डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड ई 4 पाई एम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या आ जाएगा, n1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा n2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास डेल ई की वैल्यू जो है अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो वही आपके पास
2.178 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 वो ऑर्बिट है जहां से जंप करेगा, n2 है जिस जगह पर जंप करेगा, मतलब n1 लोअर है, n2 जो है वो हायर ऑर्बिट है। इन दोनों की वैल्यूज आपके पास मौजूद हो तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपने अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी का आपने देखा था कि डेल E इज इक्वल टू एच न्यू। अब डेल E की जगह क्या पुट कर देंगे, सिंपली एच न्यू पुट करेंगे। एच न्यू इज इक्वल टू हमारे पास ZE4 पाई m 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ h आप देखिए फ्रीक्वेंसी निकालना है तो h यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। न्यू इज इक्वल टू, इसको फ्रीक्वेंसी को न्यू पढ़ते हैं, ZE4 पाई m 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h क्यूब, क्योंकि पहले h स्क्वायर था अब क्या हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी होगी तो आप जो है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा अब इसी तरीके से हमने वेव नंबर भी पढ़ा हुआ है। वेव नंबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू सी इंटू वेव नंबर। हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू वेव नंबर। आपने इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी, सी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये सी फ्रीक्वेंसी, आप इसमें ये देखें सी इंटू वेव नंबर इज इक्वल टू ZE4 पाई m 8 पाई एप्सिलॉन। अच्छा यहाँ अगर हम बात करें तो पाई को पाई से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h क्यूब 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। बुक में z की वैल्यू 1 करके वो भी काट दिए तो आप इसको भी काट सकते हैं। अच्छा अब इसमें देखें हमारे पास ये c यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा ZE4 पाई m 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h क्यूब इंटू c 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है ये वैल्यूज वेव नंबर की भी इस फार्मूले से पुट कर सकते हैं। तो आज ये थी डेरिवेशंस, रेडियस की हमने डेरिवेशन की है, एनर्जी की है, और एनर्जी के साथ दो छोटी डेरिवेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी की और वेव नंबर की। ये वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन जो है ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ देता है, तो आप इसको भी जो है अपने माइंड में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।